गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करेंगे आईआर का जो हमारा गाइस लेसन चल रहा था उसमें पीटी 365 के अंदर आगे कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द सेम। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द इंडिया रशिया और सेंट्रल एशिया के बारे में है, जिसमें हम ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में सबसे पहले देखने जाने वाले हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को अटेंड किया, जो कि रशिया ने होस्ट किया था व्लादिवोस्टोक में। ठीक है, पहले ये याद रखना है। 7th मीटिंग थी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कब बना है? 2015 में बना है। इसका मेन पर्पस क्या था बनाने का? कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है रशिया के फार ईस्ट रीजन में। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो होता है वो क्या क्या डिस्प्ले करता है कि इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, सूटेबल बिजनेस कंडीशंस क्या हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। इसका फोरम का एम यही होता है फार ईस्ट को ना एशिया पैसिफिक रीजन्स के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, इसके अलावा देखो इसके कई सारी बातें हैं कि नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट फॉर, ये सारी चीज़ें हैं कि इंडिया ने ऑफ़र किया। ये सब इनिशिएटिव्स हैं इंडिया ने जो अपनी तरफ से ऑफ़र किए हुए हैं। आपके लिए जो जो इम्पॉर्टेंट है, आई एम मार्किंग इट, आई एम टेलिंग यू अबाउट द सेम। तो आप मेरे साथ बने रहिए चैनल पर। रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है, ठीक है, जिसे हम RFP कहते हैं, RFE कहते हैं ना। तो RFE क्या है? देखो, इसमें फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है रशिया का, और ये पैसिफिक को बॉर्डर करता है, आर्कटिक ओशन को बॉर्डर करता है, 5 कंट्रीज़ को और बॉर्डर करता है, चाइना, जापान, मंगोलिया, US एंड नॉर्थ कोरिया। 1/3 US रशिया की टेरिटरी है, सॉरी। और यहाँ पर बहुत अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। फिश ऑयल, नेचुरल गैस, वुड, डायमंड खूब मात्रा में मिलेगा। रशियन गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रेटेजिकली डेवलप द रीजन, और इन्होंने रशिया को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है एशियन ट्रेडिंग रूट्स के साथ भी। चाइना भी बिगेस्ट इन्वेस्टर है रीजन में, 90% टोटल इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, फॉलोड बाय योर साउथ कोरिया एंड जापान। इंडिया रशिया के रिलेशंस के बारे में ना कुछ की फैक्ट्स हैं, ध्यान से सुनना। की फैक्ट्स में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए कह रही हूँ। हमारे कहाँ कहाँ पे डिफेंस पार्टनरशिप हुई हुई है? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में, सुकोई SU-30 में, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करोगे तो रशिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में बनाए हुए हैं, जिसका नाम क्या है? कुदनकुलम रिएक्टर। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है 3rd कंट्रीज़ के साथ। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो इंडिया के पहले 2 सैटेलाइट्स का नाम याद रखना, आर्यभट्ट एंड भास्कर। इंडिया का एक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी है जिसको हैवी रॉकेट्स में बिल्ड किया हुआ है। रशिया सपोर्ट करता है इंडिया की बिड फॉर परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और फेवर भी करता है NSC को भी। ठीक है, इसलिए हम बहुत अच्छे हमेशा से फ्रेंड भी रहे हैं, एवरग्रीन फ्रेंडशिप रही है हमारी। ब्रिक्स SCO G20 के हम साथ साथ मेंबर्स भी हैं। नमस्ते रशिया प्रोग्राम चलाया था, एंड हमारे कुछ एजुकेशनल ब्रिलियंस थ्रू इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर है। ये सब हमारे कल्चरल रिलेशंस का पार्ट है। अब आओ जिनेवा कन्वेंशंस के बारे में जानो, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में जान लो कि अगर क्वेश्चन आ जाए जिनेवा कन्वेंशन क्या है तो घबराना नहीं है। इसमें देखो 4 तरह की ना ट्रीटीज़ हुई हैं। रशिया ने क्या हुआ था? वायलेट किया है जिनेवा कन्वेंशन को, ऑनगोइंग रशिया के साथ, और यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उसमें। जिनेवा कन्वेंशंस क्या है? 4 ट्रीटीज़ का सेट है जो कि 1949 में फॉर्मलाइज हुआ। 3 इसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं। Geneva Conventions have been ratified by 196 countries, including all UN member states. ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं have been ratified by 174, ये सारे के सारे इन्होंने दे रखे हैं। जिनेवा कन्वेंशन में कवर क्या क्या होता है कि वुंडेड एंड सिक सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द फर्स्ट कन्वेंशन। सेकेंड इज द एक्सटेंड द हॉस्पिटल शिप्स एंड मेडिकल ट्रांसपोर्ट। थर्ड इज द अप्लाइज टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर। फोर्थ इज प्रोटेक्ट सिविलियंस, एंड देन प्रोटोकॉल्स इज देयर। तो दिस इज हाउ दिस इज दिस थिंग। आपको समझ के रखना है कि जिनेवा कन्वेंशन जो है बेसिकली 4 ट्रीटी और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स 1949 में था, और वॉर में कैसे, ऑनगोइंग वॉर में कैसे आपके प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस के साथ वॉर लड़नी है वो हम जिनेवा कन्वेंशन में देखते हैं। अब आओ इंडिया और तुर्कमेनिस्तान का रिलेशनशिप समझ लो। कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे हैं उन्होंने स्टेट विजिट करा तुर्कमेनिस्तान, विच इज़ द फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन प्रेसिडेंट टू तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, हमारी फर्स्ट हम जो, ठीक है, हमारी प्रेसिडेंट आप जानती हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अब हमारा क्या है, मेजर इनिशिएटिव्स हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के क्या क्या लिए हैं, फिर उसके बाद इंडिया तुर्कमेनिस्तान रिलेशंस पे भी चलते हैं। कनेक्ट करना सेंट्रल एशिया पॉलिसी के साथ, ठीक है, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ। तापी क्या है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया का एक प्रोजेक्ट है।
इसके साथ साथ अशगाबाद एक आपका एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया ने ज्वाइन किया था इसको 2018 में, जिसका मेन काम था कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच में। इंडिया तुर्कमेनिस्तान का रिलेशनशिप समझोगे तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एट साउथ तुर्कमेनिस्तान हैव रिवील्ड कॉन्टैक्ट्स विद इंडस वैली सिविलाइजेशंस। हमारे रिलेशन से बहुत पुराने हैं, यानी कि हम अगर अपने आर्कियोलॉजी से समझें तो तुर्कमेनिस्तान का हमारा जो रिलेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिवील होता है। एक तुर्कमेन गेट है, बिल्ट हुआ था दिल्ली में 1650 में, और सेंचुरीज़ हमारे ओल्ड टाइज़ हैं विद इंडिया एंड हमारे तुर्कमेनिस्तान में। इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिसने तुर्कमेनिस्तान की इंडिपेंडेंस को 1991 में रिकॉग्नाइज़ किया और हमारे फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन गए 1992 से। हमारे जो सेंट्रल एशिया का पहला योगा ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर है वो भी इनके कैपिटल सिटी में बनाया गया है 2015 में। इसके अलावा जो तुम्हें याद रखना है, एक बार इसको पढ़ लो कि भाई इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड है। जनवरी 2022 में इंडिया ने पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट होस्ट किया था, ठीक है। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ बोथ INCTC लाइक दैट। उसके बाद समझो INSTC है क्या, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है क्या। देखो, ईरान ने स्टार्ट किया गुड्स, रशियन गुड्स को ट्रांसफ़र करना टू इंडिया, और वो इसी कॉरिडोर से करा जाता है। इसमें कई सारे आपके जो आते हैं कंट्रीज़ का जो पार्ट आता है वो देखते हैं। 17 याद रखना 70 to 100 किलोमीटर का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है सबसे पहले तो ये, ठीक है। फर्स्ट इन्विसेज कब हुआ, 2000 में हुआ बाय रशिया, ठीक है। उसके बाद इंडिया ईरान टू प्रमोट ट्रांसपोर्टेशन कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट। INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो है ये इंडियन ओशन एंड पर्शियन गल्फ को कैस्पियन सी के साथ कनेक्ट करता है, ईरान के साथ, और फिर कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग एंड नॉर्दर्न यूरोपियन वाई रशिया के साथ। तो करेंटली 13 मेंबर्स हैं जिनके नाम क्या क्या हैं, इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन एंड सीरिया। ये तीनों मेंबर जो 13 सारे के सारे के 13 मेंबर याद रखने हैं आपको। हो सकता है यू माइट एक्सपेक्ट द क्वेश्चन ऑन INSTC, तो आपको INSTC का बिल्कुल पता होना चाहिए। तो याद रखो, सबसे पहले क्या याद रखोगे, INSTC में इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी कनेक्ट होते हैं वाय ईरान। फिर ये कनेक्ट हो जाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, नॉर्थ यूरोपियन वर्स आपके वाई रशिया। 13 कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे, उसके लिए कोई आप अपने लिए एक निमोनिक बना लो ताकि याद रहे। देखो, इंडिया भी मेंबर है, ईरान भी है। अगर ABCD करके चलना चाहते हो तो वो भी करके किसी भी तरह निमोनिक बनाना है ताकि ये कंट्रीज़ आपको 13 की 13 याद रहें। देखो, कम से कम एक चीज़ तो हम देख ही सकते हैं कि आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कितनी ज़्यादा, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और कजाकिस्तान है, तो ये तो वो आ गई। टर्की है इसके अलावा, तो उठा लो, कॉन्टिनेंट के बेसिस पे भी उठा के कर सकते हो याद कि देखो साउथ एशिया से कौन सी कंट्री है, तो जी इंडिया आ गई है ना। वेस्ट एशिया से कौन सी कंट्री आई है, सारे ऐसे करके कर लोगे तो ऐसे भी याद हो जाएगी। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम सभी जानते हैं कि INSTC की वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉस्ट 30% ऑलमोस्ट कट डाउन हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन टाइम हमारे लिए कट डाउन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो कैरेज कॉस्ट बचेगी उससे, है ना। स्मूथ सेंट्रल एशिया के साथ एक्सेस होगा, हमारे करंट ट्रेडिंग पार्टनर्स की जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म होगी। और एक तरह से इंडिया का आंसर है किसके लिए, BRI के लिए, बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा छाबार पोर्ट के बारे में पढ़ लो। देखो, इंडिया ऑब्जर्व कर रहा है छाबार डे, ठीक है, जिसमें क्या हम बात करेंगे, इंडिया एंड ईरान रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ छाबर पोर्ट एंड INSTC ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेड रूट, ठीक है। छाबर पोर्ट का मतलब समझ लो, ये सिस्टन एंड बलूचिस्तान प्रोविंसेस में लोकेटेड है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान, ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। ये ओनली डीप सी पोर्ट है ईरान का जिसका डायरेक्ट ओशन में एक्सेस है। और जोग्राफिक जो इसकी प्रॉक्सिमिटी है टू कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया एज वेल एज स्टेटस, जो की ट्रांजिट सेंटर बनाता है ये। इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान ने डील साइन की हुई है कि हम एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर पे छाबर 2016 में काम करेंगे। CIS कंट्रीज़ का नाम याद रखना गाइज। रेलवे लाइन हम बना रहे हैं ना, एक छाबर पोर्ट टू जहेदान अलॉन्ग द बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड लिंकिंग टू द जारांस दिलराम हाईवे।
ताकि एक अल्टरनेट ट्रेड रूट निकल कर आए अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया के बीच में। इंडिया का मकसद है यही कि भाई हम ट्रांजिट हब बनाएं अंडर द INSTC टू रीच आउट CIS कंट्रीज़ बोले तो अजरबैजान, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड यूक्रेन, यानी कि सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। उसके अलावा अजरबैजान, अर्मेनिया बहुत न्यूज़ में रहे हैं, रशिया, यूक्रेन, वॉर ही चल रही है दोनों। ऐसे ऐसे करके याद कर लो किसी तरह से, तुम्हें याद रहना चाहिए, पेपर में कोई गलती ना हो ताकि, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें जो याद रखने वाला है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के आसपास की ध्यान रखो यार, इस बार ना सेंट्रल एशिया बड़ा न्यूज़ में रहा है। उज़्बेकिस्तान की सारी कंट्रीज़ आसपास ज़रूर पेपर में देख के जाना अच्छे से। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखो कि जो ना आपके कई सारे नाम जो हैं वो बहुत न्यूज़ में चर्चा में चले, जैसे उड़ीसा बहुत रहा, खार्किव, डोनेट्स, और ये सब जो है ना आपके ये कुछ नामों को बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। नाम क्योंकि वो पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह पर है, ठीक है। कैपिटल सिटीज़ के नाम ऐसे तो आपको पता ही होंगे, लेकिन एक बारी मार जाना, आप निगाह मार लेना। स्नेक आइलैंड के बारे में गलती हो सकती है तो सुन लो, यूक्रेन हैज़ कॉज सिग्निफिकेंट लॉस टू रशियन मिलिट्री एयर स्ट्राइक में स्नेक लैंड में। स्नेक लैंड कहो, जिम्नी लैंड कहो या सर्पेंट लैंड कहो, एक ही बात है। 700 मीटर से कम का लैंड एंड टू एंड एक्स शेप्ड का है, 35 किलोमीटर लोकेटेड फ्रॉम द कोस्ट इन ब्लैक सी टू ईस्ट ऑफ माउथ ऑफ डेन्यूब, है ना, साउथ वेस्ट ऑफ पोर्ट सिटी ऑफ ओडिशा। देर आर नो स्नेक्स ऑन स्नेक आइलैंड, ये भी ध्यान रखना, और ये बिलोंग्स टू यूक्रेन, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। कर्ज स्ट्रेट ध्यान रखो कि ऑनगोइंग रशियन वॉर में बहुत नाम सुना, ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर। रशिया और क्रीमिया को कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? रशिया और क्रीमिया को कनेक्ट करता है। इसको हम क्रिमियन ब्रिज भी कहते हैं। तो कर्च ब्रिज है, यूरोप का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, कर्च स्ट्रेट पे बिल्ट हुआ है। तो कर्च स्ट्रेट किसके बीच में है, आ जाएगा पेपर में क्वेश्चन, पेनिनसुला ऑफ क्रीमिया फ्रॉम द तमन पेनिनसुला ऑफ रशियाज क्रास्नोडर क्राई, यानी ये सी ऑफ अजोव और आपके ब्लैक सी को भी कनेक्ट करता है। गाइस प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, कर्च स्ट्रेट कनेक्ट्स द सी ऑफ अजोव विद ब्लैक सी। देखो इंडिया US रिलेशंस की फैक्ट्स उसके कुछ जान लेते हैं कि हमने US इज़ वन ऑफ द टॉप 5 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन FDI, ठीक है, ये याद रखोगे। जो पॉइंटर्स बताती जा रही हूँ दिमाग में रखना। इसके अलावा तुम्हें याद रखना है कि अगर हमारा US वॉज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-22 सरपासिंग चाइना, ये भी ध्यान रखना। पॉइंटर्स याद रखो जो की फैक्ट वाले हैं। डिफेंस कोऑपरेशन में चलोगे तो US रिकग्नाइज इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2016, ठीक है। सेवरल हमने कुछ डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, जैसे हमने साइन किया है लिमोआ। तो गाइस हो सकता है आपके पेपर में आ जाए कि लिमोआ कौन से ईयर में साइन हुआ, या आपको आ जाए सीक्वेंस में लगाने का कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कब साइन हुआ, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट कब साइन हुआ, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट कब साइन हुआ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 2016 में हमने लिमोआ साइन किया, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट हमने 2018 में साइन किया, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हमने 2019 में साइन किया, बेसिक एक्सचेंज जिसको हम बीका कहते हो ना, जिसको तुम बीका हमने साइन किया 2020 में। तो ये इनके ना ईयर्स याद रखने हैं। सारे के सारे क्या है, हमारे डिफेंस डील्स हैं, डिफेंस अग्रीमेंट्स हैं। तो लिमोआ 2016, बीका इन 2020, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी वाला 2018 में। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। जैसे हम क्या क्या करते हैं इनके साथ, मिलिट्री एक्सरसाइज फॉर्म में युद्धाभ्यास करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को हम टाइगर ट्रम्फ कहते हैं, जो हमारी 2019 में कंडक्ट हुई थी, तो याद रखना है। SNT कोऑपरेशन में आओगे तो इसमें तुम्हें याद रखना है कि इसरो नासा करते रहते हैं, निसार है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, पढ़ाया भी था मैंने तुम्हें, डिफेंस वाला जो हम कर रहे थे वहाँ, ठीक है। डायस्पोरा में हमारा 3rd लार्जेस्ट एशियन एथनिक ग्रुप है US में। हम कहाँ कहाँ साइन, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, UNG20, रीजनल फोरम, आसियान, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली, ठीक है। अब आओ 2+2 डायलॉग जान लो। देखो 2+2 डायलॉग का मतलब क्या है, इंडिया और US के बीच में 4th 2+2 डायलॉग हुआ, कहाँ हुआ, वाशिंगटन DC के अंदर हुआ। 2+2 डायलॉग का मतलब होता है दोनों ही कंट्री के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स आएंगे, ठीक है, और बात करेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटेजिक कंसर्न, सेंसिटिविटीज पे बात डिस्कस करेंगे। तो इंडिया हैज़ 2+2 डायलॉग्स विद 4 की स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब ये भी आ सकता है तुम्हारे पेपर में कि इंडिया का 2+2 डायलॉग कौन कौन सी कंट्री से होता है, तो US, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया, ठीक है। तो ये याद रखना है।
तो अच्छा, जब हुआ इंडिया और रशिया, सॉरी इंडिया और यूएस के बीच में चल रहा था, तो IPACC हमने इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस, ये सारा कुछ साइन हुआ, बातचीत इस पे चली, कोविड-19 पे बात करी, निसार पे हमने डिस्कस किया, DTI पे डिस्कस हुआ, सब पे बातचीत चली। काटसा याद रखना, काटसा बहुत न्यूज़ में रहता था। तो काउंटरिंग अमेरिकन यूनिवर्सिटी थ्रू सैंक्शंस एक्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने जैसे कि कोई भी जो यूएस की ऐसी कंट्रीज़ है ना, जैसे आपने अगर रशिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ या ईरान के साथ अगर आपने कोई डिफेंस डील करी या कोई इंगेजमेंट बढ़ाई, अपनी डीप इंगेजमेंट करी, तो फिर ये एज एन अग्रेसर आपको वो एग्जेम्प्ट करा जाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई दी जाएंगी बाय द यूएस। ठीक है, तो अभी तो इंडिया एग्जेम्प्ट ही है, बाकी देखो क्या ही होता है। उसके बाद S-400 ध्यान रखना, सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये। उसके बाद आओ इंडिया और जापान में। तो इंडिया और जापान में 70 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को निभाते निभाते। तो इसमें हमारा इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन है, जिसमें हम सीपा की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो दो कंट्रीज़ के बीच में है सिंस 2011। जापान जो है बिगेस्ट बायलेटरल डोनर है इंडिया का विद जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट, और जापान वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में विद नियरली $35 ऑफ FDI। इंडिया एंड जापान दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के साथ काम कर रहे हैं ऑन द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इंडिया एंड जापान वर्क कर रहे हैं जर्मनी के साथ, ब्राज़ील के पास परमानेंट मेंबरशिप है इनकी UNSC में। उसके अलावा जाक्सा भी हमारा साइन हुआ, इसरो एंड जाक्सा बोले तो जापान का एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन लैब का मिशन जो है वो है। इंडिया एंड जापान में दोनों कंट्रीज़ का इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, इसके साथ हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को बिल्कुल नहीं भूलना आपको। धर्मा गार्जियन आ जाए तो जापान के साथ आर्मी की है, शिन्यू मैत्री एयरफोर्स की है, जिमिक्स है तो आपका नेवी की है, सयोकज है तो कोस्ट गार्ड की है, मालाबार में नेवी मल्टीलेटरल है। तो ध्यान रखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सरसाइजेस तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ठीक है गाइस, अब आओ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लो। तो देखो हमारा ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, और रिसेंटली हमने इसको किया मल्टीनेशनल मैकेनिज्म की तरह, ताकि हमारा ट्रेड वगैरह इंप्रूव हो, है ना। तो ट्रेड हमने, हमारा बेसिकली एक्सपेक्टेशन है कि हमारा $45 से 50 बिलियन का ट्रेड रेज हो जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 10 लाख जॉब्स हम क्रिएट कर पाएँ, स्टार्टअप्स क्रिएट कर पाएँ, नई इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ पाएँ। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और 6th लार्जेस्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट भी है। डिफेंस कोऑपरेशन करना, इनके साथ हम एक एयरफोर्स एक्सरसाइज भी करते हैं, वो याद रखना आप। एक्सरसाइज पिच ब्लैक करते हैं, मालेवर नेवल एक्सरसाइज भी हमारे इनके साथ है, 2+2 डायलॉग में इनके साथ हमारा रहता है। की एग्रीमेंट जो इसमें हुए थे, हमने वही किया कि भाई प्रोवाइड जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट करना, एक्सेस टू 96% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमने स्टेम का फुल फॉर्म याद रखना, जो इंडियन ग्रेजुएशन है फ्रॉम स्टेम, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स, विल बी ग्रांटेड एक्सटेंडेड वीज़ा, उनको मिल जाएगा। टैक्सेशंस में डोमेस्टिक लॉज में स्टॉप करना, है ना, ऑफशोर इनकम्स ऑफ इंडियन फार्म्स, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखा है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF के बारे में देखना कि इंडिया ना अग्री टू बी पार्ट ऑफ IPEF। IPEF क्या एक US लेड फ्रेमवर्क है, 14 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, जो कि क्या कर रही हैं, रिलेशनशिप बढ़ा रही हैं, इंगेजमेंट बढ़ा रही हैं, ताकि इनका क्रूशियल इकोनॉमिक एंड ट्रेड मैटर्स पे काम हो पाए। अब करंट IPEF मेंबर्स कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है, फिजी है, ठीक है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, रॉक है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है। ये सारी की सारी कंट्री जो है IPEF का मेंबरशिप है इसमें। ठीक है, तो इंडिया भी इसका पार्ट है, ध्यान रखना हमारा। देखो चाइना इसका पार्ट नहीं है, USA इसका पार्ट है, जापान इसका पार्ट है, वियतनाम, थाईलैंड इसका पार्ट है। तो आसियान कंट्रीज़ में आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो ऐसे करके कुछ आपको याद रखना है ये सारे पार्ट्स। ठीक है, 4 पिलर्स ध्यान रखना इसका, ट्रेड सप्लाई चेन इस पर बात चलती है, क्लीन एनर्जी, टैक्स एंड आपका एंटी करप्शन। इसके अलावा आपको याद रखना है इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस क्यों है। 44% लैंड एरिया है वर्ल्ड का, 65% वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ रहती है, 62% का वर्ल्ड GDP है, 46% वर्ल्ड आपका मर्केंडाइज ट्रेड के फॉर्म में है। बे ऑफ बंगाल की बात करें अगर, तो नालंदा यूनिवर्सिटी ने मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर बे ऑफ बंगाल ऑफ स्टडीज़ को खोला। वर्ल्ड मैरीटाइम डे याद रखना है कब आता है गाइस, प्लीज़ बी श्योर कि आपको डेज भी याद रहें। एग्ज़ाम जो यूपी पीसेस का देने जा रहे हैं, हरियाणा पीसेस का देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ बी श्योर कि आपको सारे डेज पता हो। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब आता है? 29 सितंबर। तुम्हारे किसी रिलेटिव का बर्थडे आता है तो उसी से कुछ कोइंसाइड करके याद रख लो, बस तुम्हारा काम है याद रखना, कि तुम्हें याद रहे पेपर में, कोई चीज़ तुम भूलो ना। अब बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड है, आपका 4th बिम्स्टेक हुआ, ये भी आ सकता है। 4th बिम्स्टेक समिट कहाँ हुई? तो याद रखना है नेपाल में 2018 में हुई। ठीक है, सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ जो है उसका कोलैबोरेशन हुआ है, जो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इकोलॉजी, ये सब में से क्या होता है, स्ट्रेंथ मिलती है, मैरीटाइम एंगेजमेंट बढ़ती है। तो IONS यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम है, इट लेड बाय इंडियन नेवी, दैट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर मिलिट्री लीडर्स की वो रीजनल चैलेंजेस को कैसे डिस्कस करें, जैसे कि आपका टेररिज्म है, पायरेसी है,
अच्छा, इंडिया ने एक एक्सरसाइज मिलन करता है, ये बाइनियल नेवल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार ही होता है साउथ एशियंस के साथ। वाइट शिपिंग एग्रीमेंट हमने साइन किया, एक्सचेंज ताकि कमर्शियल शिपिंग की इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका के साथ सुनामी वार्निंग सेंटर्स बनाने के लिए। प्रोजेक्ट मौसम चला रहे हैं हम, प्रोजेक्ट मौसम से रिलेटेड आ जाए तो इंडियन, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर चला रहा है, किसके साथ मिलकर, सेवरल कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन, ताकि हम क्या समझ पाएँ प्री मॉडर्न पीरियड की मॉनसून विंड्स को मैनिपुलेट और अंडरस्टैंड कर पाएँ, इसलिए बनाया गया है। तो गाइस, प्रोजेक्ट मौसम कहीं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस वगैरह में मत डाल देना प्लीज़, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है ये, ठीक है, इनिशिएटिव है उनका ये। ऑकस बहुत सुना तुमने इस बार न्यूज़ में। ऑकस का हेडक्वार्टर, ध्यान रखो, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था 1957 में। सॉरी, आई एम सो सॉरी, इस IEA, आई एम सो सॉरी, ऑकस इज समथिंग एल्स। ऑकस के बारे में हम बताती हूँ मैं आपको क्या है। सबसे पहले IEA के बारे में समझ लो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है। इसका हेडक्वार्टर्स है वियना ऑस्ट्रिया, स्टैब्लिश हुआ था 1957 में। वर्ल्ड का सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फोरम है जो कि साइंटिफिक टेक्निकल कोऑपरेशन न्यूक्लियर फील्ड के बारे में बात करता है। इंडिया भी इसका मेंबर है, 166 मेंबर्स हैं। गामीबिया जो था लास्ट, उसने ज्वाइन किया था 2023 में। क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट कंट्री जिसने IAEA में अपने आप को ज्वाइन करवाया, दैट इज गाम्बिया, ठीक है, ध्यान रखना। IAEA इज नॉट पार्ट ऑफ द NPT, ये भी ध्यान रखना। डेटर करना, न्यूक्लियर वेपन्स की स्प्रेड हम कम कर पाएँ, वो IAEA का काम है। देखो, चाइना ने हैज़ रिपोर्टेडली विड्रॉन इज ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अगेंस्ट योर ऑकस, ठीक है। तो दिस हैज कम इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडियाज डेट एंड, बोलता है ना कि इनकी भी ये लोग नई ग्रुप बना के चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US। तो ये था ये बात। तो ऑकस ना एक नई तरह की 3-वे स्ट्रेटजी है, डिफेंस अलायंस है बिटवीन होम, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US। कि इनका मेन मकसद क्या है, टुगेदर काम करें इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि जो चाइना का राइज है, इंक्रीजिंग थ्रेट है, उसको हम कम कर पाएँ। तो इंडिया मेंबर नहीं है इसका, इंडिया के साथ आपका ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US इसका मेंबर है। दोनों बातें समझ आ गई, ठीक है। आगे चलिए, आगे आपका इम्पॉर्टेंट है गाइस, CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, 2018 में फोर्स में आया था। फॉर्मली इसको हम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बोलते हैं। जब ये US में से निकल गया तो इसका रीनेम हुआ, ठीक है, नया नामकरण हुआ इसका, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 11 कंट्रीज़ के बीच में, एशिया और पैसिफिक, और इसका काम क्या है, एनवायरनमेंट और लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करना। मेंबर कंट्रीज़ के नाम याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, सारे इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसमें इंडिया मेंबर नहीं है। तो देखो कैसे याद रखते हैं, कॉन्टिनेंट से। जब आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुपिंग याद करनी होगा है तो प्लीज़ याद रखना कॉन्टिनेंट के थ्रू याद रख लेना चाहिए, ठीक है। कॉन्टिनेंट से आप देखो आसियान के कितने मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है या नहीं है, तो CPTPP के याद रखना ये सारे मेंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंट्रीज है टोटल इसकी, ठीक है। तो जो जो मैं आपको बताते जा रही हूँ आप करते जाओ। इंडो पैसिफिक रीजन में कोरल आइलैंड्स देख लेना पेपर में, सोलोमन आइलैंड, फिजी, इसको करके जाना। सोलोमन आइलैंड्स की कैपिटल है होनियारा। इसका करंट टेक्स्ट जो इस बार ही था वही वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की जा रही है। सोलोमन आइलैंड एक आर्किपेलागिक स्टेट मेलेनेशिया में पड़ता है, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। इसका नेबर क्या है, इसका नेबर है साउथ ईस्ट में पापुआ न्यू गिनिया है, नॉर्थ वेस्ट में वनूतु है। तो याद रखना ये सारी चीज़ें। कोरल आइलैंड्स के बारे में ध्यान रखना, डिस्प्यूटेड आइलैंड है, किसका, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय, ऐसा जापान कहता है कि इलीगली ऑक्यूपाइड बाय रशिया। तो जापान हैव कॉल दीज आइलैंड, नदर्न टेरिटरीज के जितने भी है ना, लाइक रशियन कॉल्स देम द सदर्न कोरल्स, जापान क्लेम्स द इतोरोप, कुनोशर, शिकोतन, हबोमे आइलैंड, ये सारे के सारे। तो लोकेशन की बात करें तो चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड आर्किपेलागो है, स्ट्रेचेस नॉर्थ इतना। याद रखना कोरल आइलैंड जो आपको सेपरेट किसको करता है, सी ऑफ ओकोट्सु फ्रॉम द ओशन सी से इसको अलग करता है, ठीक है। तो कोरल आइलैंड आपको ध्यान में रखना है कहाँ से क्या है ये। गाइस, जितने भी आइलैंड्स कराए जा रहे हैं प्लीज़ टेक इट सीरियसली, ठीक है। सो डेफिनेटली यू आर लाइकिंग द लेसन्स एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप लाइकिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।